यूट्यूबर्स सुधर जाओ, ऐसा मैं नहीं, भारत का सुप्रीम कोर्ट देश के सभी यूट्यूबर से कह रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया है कि अगर आपने किसी ऐसी महिला का नाम, फोटो, पहचान या फिर कोई भी जानकारी दिखा दी जिसके खिलाफ कोई लैंगिक अपराध हुआ है, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, वो ऐसे अपराधों की पीड़िता है, तो आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है और आपके खिलाफ क्रिमिनल केस तक बन सकता है। यह चेतावनी YouTube की तरफ से नहीं है, यह चेतावनी है भारत के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब मैं आपको बिल्कुल साफ समझाऊंगा कि कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या कहा है, सेक्शन 72 भारतीय न्याय संहिता का क्या कहता है, उसकी सजा क्या है और कैसे एक छोटी सी गलती आपका पूरा YouTube करियर बर्बाद कर सकती है, खत्म कर सकती है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आज का जो ये वीडियो है, ये सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए नहीं है, ये हर उस क्रिएटर के लिए है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट शेयर करता है। जर्नलिस्ट के लिए भी है, इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी है, वकीलों के लिए भी है और हर उस व्यक्ति के लिए एक गंभीर चेतावनी है जो सोशल मीडिया पर किसी केस संबंधित कंटेंट बनाते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब विक्टिम आइडेंटिटी रिवील करने पर एक बहुत बड़ा रुख और कड़ा रुख अपनाया है और ये आदेश सीधे सीधे YouTube क्रिएटर्स को तो डेफिनेटली प्रभावित कर ही रहा है। चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। इस मामले के अंदर एक अभियुक्त था, उसके खिलाफ 3 महिलाओं ने सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोप लगाए और जो धारा 69 भारतीय न्याय संहिता है वो धोखे से यौन संबंध बनाना, फॉल्स प्रॉमिस के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना, इस चीज का अपराध तय करता है कि मतलब किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना या उसको यह कहना कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा और इस बात पर सेक्सुअल रिलेशन बना ले। ठीक है, तो यह अपराध है। एक व्यक्ति के खिलाफ 3 अलग अलग महिलाओं ने ऐसे आरोप लगाए। ध्यान रखिएगा, जो ये अपराध है ये रेप नहीं है, लेकिन इसकी सजा 10 साल तक हो सकती है। अब जो इस मामले के अंदर जो एक्यूज्ड व्यक्ति था, उसने हाई कोर्ट में धारा 482 CRPC के तहत केस लगाने की कोशिश की और जो उसके खिलाफ जो FIR थी उसको क्वैश करवाने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और फिर अभियुक्त इस मामले का वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सब कुछ सामान्य चल रहा था मामले में, लेकिन फिर सामने आया वो तथ्य जिसने कोर्ट को भी हैरान कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी हैरान कर दिया। अब बात करते हैं कि इस मामले में जो अभियुक्त था वो कंटेंट क्रिएटर था। ठीक है, तो उसकी क्या गलती रही उसको समझिएगा। उसके ऊपर 3 महिलाओं ने आरोप भी लगाए और वो अपना कंटेंट भी सोशल मीडिया पर बनाता रहता था, इन्फ्लुएंसर था। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर उसने क्या गलती की और ऐसी ही गलती, हालांकि उसने तो अपराध के ऊपर भी आरोप लगे हैं, उसके पास तो अपराध सेक्सुअल यौन अपराध के भी आरोप लगे हैं, मगर बहुत सारे जो YouTube चैनल्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते हैं तो किसी केस की जानकारी आती है, आपको किसी बारे में जानकारी मिलती है तो आप बिना वेरीफाई किए, बिना चेक किए, बिना लॉ को फॉलो किए कई बार उसे शेयर कर देते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर इस केस के अंदर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया जिसमें राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माय लॉर्ड, जो ये याचिकाकर्ता अपनी FIR क्वैश करवाने आया है, जिसके ऊपर पीड़िताओं ने आरोप लगाए हैं, विक्टिम्स ने आरोप लगाए हैं, ये साथ के साथ विक्टिम का नाम, उसकी फोटो और कोर्ट की क्या कार्रवाई हुई, ये सब कुछ ये अपने YouTube चैनल पर भी डाल रहा है और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डाल रहा है। यह तो कानून का सीधा उल्लंघन है। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया है उसको समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बात बोली कि बहुत तेज, बहुत स्पष्ट और बहुत कठोर प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया ने कहा कि जो सेक्शन 72 है भारतीय न्याय संहिता का, इस पूरे मामले पर लगता है और राज्य और पीड़िता
उचित कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब देखिए, वैसे भी ये सेशन केस है, सेक्सुअल ऑफेंस का केस था, तो इसमें ऑब्वियसली राज्य सरकार की तरफ से केस पेश किया जाता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और पीड़िता भी इसके अंदर कार्रवाई कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि YouTube क्रिएटर्स पर सीधे केस लग सकता है। अगर आप कोई ऐसी कंटेंट शेयर करते हो, वीडियो सबूत की तरह इस्तेमाल करते हो, जो आपने वीडियो शेयर किए हैं या कोई कंटेंट डाला है, वो आपके खिलाफ कोर्ट के सामने एविडेंस की तरह काम करेगा। पीड़िता चाहे या ना चाहे राज्य कार्रवाई कर सकता है, और राज्य कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी बोल सकता है कि भाई धारा 69 आईटी एक्ट के तहत ये वीडियो हटाइए, या फिर इवन चैनल ही डिलीट कर दिए, और उसके साथ साथ जो क्रिमिनल कार्रवाई है वो भी हो सकती है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कोर्ट ने इस मामले के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से ये साफ कर दिया है कि प्लेटफॉर्म लेवल एक्शन, यानी कि वीडियो डिलीशन से लेकर चैनल रिमूवल तक भी कानून के तहत हो सकता है ऐसे मामले में, और वो एक बिल्कुल सही कदम होगा। अब बात करते हैं धारा 72 भारतीय न्याय संहिता की एक्चुअल में क्या कहती है, और किस तरीके से ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बहुत कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करती है, उसके बारे में समझते हैं। धारा 72 जो है भारतीय न्याय संहिता की, वो ये कहता है कि कोई भी लैंगिक अपराध की अगर कोई पीड़िता है, कोई महिला है जिसके खिलाफ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है या उसने किसी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए हैं, तो पीड़िता की पहचान को, जो विक्टिम की पहचान है, आइडेंटिटी है, उसको उजागर नहीं करना चाहिए। और अगर कोई करता है तो उसको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है, और साथ के साथ जुर्माना भी हो सकता है। किसके लिए? अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पीड़िता की कोई ऐसी चीज दिखाए जिससे उसकी पहचान उजागर हो सकती है, जैसे उसका नाम बताए, उसकी फोटो दिखाए, उसका वीडियो दिखाए, उसका चेहरा दिखाए, उसका पता बताए, उसकी प्रेजेंट लोकेशन बताए, या किसी भी सेक्सुअल ऑफेंस की पहचान करते हुए उसका जिक्र करे, तो ये कानून लागू होता है। और किसके ऊपर लागू होता है? ये यूट्यूबर्स के ऊपर लागू होता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर लागू होता है, रिपोर्टर्स के ऊपर लागू होता है, और फेसबुक पेज एडमिन पर लागू होता है, व्हाट्सएप चैनल एडमिन्स पर लागू होता है, ग्रुप्स एडमिन्स पर लागू होता है, ब्लॉगर्स पर लागू होता है, पॉडकास्टर्स पर भी लागू होता है, और उसके साथ साथ जो न्यूज मीडिया है, न्यूज चैनल्स हैं, प्रिंट और न्यूज चैनल, उनके ऊपर भी लागू होता है। मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति पीड़िता की पहचान बता देता है, चाहे गलती से भी हो जाए, तब भी वो अपराधी होगा इस कानून के तहत। अब आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि यूट्यूबर्स को ऐसी गलती पर सजा मिलनी चाहिए? हाँ या ना कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर इतना सख्त क्यों हुआ, उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से विक्टिम आइडेंटिटी की रक्षा अनुच्छेद 21, यानी कि जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और उसके अंदर प्रिवेसी का राइट इंक्लूड है, उसके तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऐसा कहा है, और इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि ताकि पीड़िता जो है, जो विक्टिम है, वो सुरक्षित महसूस करे, दूसरा केस सेंसेशनल ना बने, और तीसरा न्याय भी प्रभावित ना हो, और चौथा पीड़िता पर सोशल मीडिया हमला ना हो, उसको ट्रोल ना किया जाए। इस मामले के अंदर जो विक्टिम है, पीड़िता है, उसने कोर्ट में आकर कहा कि मुझे धमकी भी मिल रही थी। एक कंप्लेनेंट ने तो यह बताया कि पुलिस ऑफिसर भी उसको धमका रहे थे। तो कोर्ट का इस मामले के अंदर सख्त होना तो ऑब्वियसली स्वाभाविक ही था। अब बात करते हैं कि इस केस के अंदर आगे हुआ क्या। इस केस के अंदर जो याचिकाकर्ता था, मतलब जिसके खिलाफ यौन अपराधों के आरोप लगे हुए थे और जिसने YouTube पर कंटेंट डाला था, उसका यह कहना था कि मेरे खिलाफ जो FIR हुई है वो झूठी है। ये तो हनी ट्रैप का मामला है। जो रिश्ता बनाया गया वो सहमति से बनाया गया, और 2 FIR में पुलिस ने नेगेटिव रिपोर्ट दी है। उनकी तरफ से इस मामले के अंदर सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद पेश हुई थी कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले प्रोटेक्शन दिया था ताकि कोई कोअर्सिव एक्शन ना हो। लेकिन जैसे ही कंप्लेनेंट यानी कि जो पीड़िता है वो कोर्ट में आकर बोली कि उसे
परेशान किया जा रहा है, उसे धमकियां मिल रही हैं, तो कोर्ट ने तुरंत सेक्शन 72 बीएनएस का इस मामले के अंदर जिक्र किया। इसका मतलब क्या है कि YouTube कंटेंट को लेकर, सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर कोर्ट अब जीरो टॉलरेंस नीति को अपना रहा है। यूट्यूबर्स के लिए इस केस का क्या मतलब है समझते हैं। अगर आप एक YouTube चैनल चलाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहां पर जो कोर्ट का संदेश है वो बिल्कुल साफ है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस की कंप्लेनेंट की पहचान मत दिखाइएगा, वरना सजा हो सकती है। जो पीड़िता है ऐसे अपराधों की, उसकी आइडेंटिटी कभी भी रिवील मत करिएगा, वरना सजा हो सकती है, चैनल भी डिलीट हो सकता है। और परिणाम क्या होंगे अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो धारा 72 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है, 2 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना लग सकता है और कोर्ट ट्रायल तो चलेगा ही। और प्लेटफॉर्म पर क्या होगा, आपने जो चैनल वगैरह बनाया उस पर क्या इफेक्ट हो सकता है। आपका जो वो कंसर्न वीडियो है वो तो हटेगा ही हटेगा, इसके अलावा स्ट्राइक भी लग सकती है और उसके अलावा चैनल तक डिलीट हो सकता है। और सोशल इंपैक्ट क्या है हो सकते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर, अगर कोई ऐसी पीड़िता की विक्टिम आइडेंटिटी को रिवील कर देता है कोई सोशल इन्फ्लुएंसर, तो पब्लिक बैकलैश भी हो सकता है, रेपुटेशन डैमेज भी हो सकता है और मीडिया में क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि यह आदेश सबके लिए इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। यह आदेश सबसे पहली बात तो पीड़िता की सुरक्षा बढ़ाता है, दूसरा न्याय को बाधित होने से भी रोकता है, और तीसरा एथिकल जर्नलिज्म को और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग को बढ़ावा देता है, और सेंसेशनल कंटेंट को रोकता है। और ये रोकता है सनसनीखेज थंबनेल को, उसके साथ साथ ट्रायल बाय मीडिया को और गलत नैरेटिव को, और साथ साथ विक्टिम शेमिंग को भी ये रोकता है। ये एक मजबूत आदेश है संविधान और न्याय के लिए। आप मुझे अब बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अभी तक अच्छा लग रहा है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, हर कंटेंट क्रिएटर के साथ, हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अच्छा मौका है आपके लिए। एक चैनल पर स्पेशल प्लेलिस्ट है सोशल मीडिया लॉज के ऊपर, इन्फ्लुएंसर लॉज के ऊपर और न्यू एज लॉज के ऊपर, आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो, और समय समय पर हम नई वीडियो डालते भी रहते हैं। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म पर 100% आप सेफ कैसे रह सकते हैं, इसको समझिएगा। जब आप कोई डिजिटल क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, तो कैसे सेफ रह सकते हैं। इस जजमेंट ने हमें, इस केस ने हमें यह बताया कि डिजिटल स्पेस में सेफ रहने के लिए, ताकि आपकी साथ कोई भी गलत काम ना हो, आपका चैनल भी सेफ रहे, तो सबसे पहली बात, जब भी ऐसे सेक्सुअल ऑफेंसेस की कभी पीड़िता का जिक्र आपको कोई अपने वीडियो में शेयर करना हो, तो कभी भी उसका नाम मत लीजिए, उसकी फोटो मत दिखाइए, और चैट स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं दिखाना है, और एफआईआर के वो हिस्से ब्लर करो जिसमें पहचान बताई गई हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट मत दिखाइए पीड़िता का, और लोकेशन, वर्क प्लेस, कॉलोनी या फिर नाम वगैरह कुछ मत बताइए। जब पहचान छुपानी पड़े तो आपको क्या करना है उसके भी उपाय बता देता हूं। वीडियो में ब्लर करिएगा, म्यूट करिएगा अगर कहीं आवाज है, क्रॉप कर दीजिएगा या फिर रिडैक्ट कर सकते हैं। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि कोई भी डिटेल जिसकी वजह से पहचान उजागर हो वो अपराध है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा संदेश क्या है इस मामले के जरिए से। कोर्ट बेसिकली क्रिएटर से ये कह रहा है कि व्यूज के पीछे भागते भागते कानून मत तोड़िए। ये आदेश स्पीच को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, बल्कि इररिस्पॉन्सिबल स्पीच को रोकता है, विक्टिम प्रोटेक्शन को भी मजबूत करता है। ये जर्नलिज्म को नहीं रोकता बल्कि सेंसेशनलिज्म को रोकता है। अब बात करेंगे इस मामले के अंतिम विश्लेषण की। कानूनी रूप से देखा जाए तो कोर्ट यहां पर बिल्कुल सही है। नैतिक रूप से देखा जाए तो विक्टिम की डिग्निटी सबसे सर्वोच्च है, उसको भी बचाना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्रिएटर्स को अब बहुत जिम्मेदार बनना होगा, और वैसे भी सोशल मीडिया रूल्स, आईटी एक्ट वो सब ऑपरेशनल भी हैं, और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट वो भी ऑपरेशनल है।
ये जजमेंट फ्रीडम को नहीं रोकता है बल्कि एब्यूज ऑफ फ्रीडम को रोकता है। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है ये कंप्लीट होता है और इसके से जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि अगर आप YouTube चैनल चलाते हो तो जिम्मेदारी से कंटेंट बनाइएगा। एक छोटी गलती आपका चैनल, आपका करियर और आपकी आजादी तीनों को खतरे में डाल सकती है। जाने से पहले आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे एक बात बताइएगा, क्या विक्टिम आइडेंटिटी रिवील करने पर यूट्यूबर्स को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आपका पर्सनल ओपिनियन का है। कानून तो कहता है सजा मिलनी चाहिए, मगर आपको क्या लगता है पर्सनली कि मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ, हर उस व्यक्ति के साथ जो कंटेंट बनाता है, जो फेसबुक पोस्ट डालता है, व्हाट्सएप पे कुछ भी शेयर करता है, टेलीग्राम पे शेयर करता है, सभी के साथ इसको साझा जरूर करिएगा क्योंकि कानून की जानकारी बहुत जरूरी है। और जब कानून की जानकारी सही तरीके से होती है तो हमारा डिजिटल स्पेस भी सेफ रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको ये सारे आने वाले भविष्य के अंदर ऐसे ही विश्लेषण और मिलते रहें। और न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप के माध्यम से, दून लॉ मेंटर ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।